Good morning, everyone. Switch off your videos. हेलो। आपकी क्लास में से भी किसी के आज यूपीएस के एग्जाम्स हैं? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So we're studying law of variable proportion. हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे थे, law of returns to skull. We were about to start. The law of variable proportion, we were under the discussion, and then next we'll have to start law of returns to scale. We have almost completed this topic, law of variable proportion, and we have to start with this particular slide today. Until now, if anybody has got any questions, queries, you can ask me, or maybe you can ask later on also, once we are done with this class. So, law of variable proportion basically, in a given state of technology and keeping the other all the productive factors constant, it says that any additional unit of a variable, particular variable input, which we already have assumed कि कोई भी एक ही variable input हम रख सकते हैं, तो हम कोई भी एक additional variable input को जब बढ़ाते हैं अपनी production के लिए, उसकी वजह से जो हमारे total output में increase होता है, that means the marginal increase in the production, उस particular proportion को law of variable proportion कहते हैं. Eventually a point आता है हमारे पास law of variable proportion says that एक point we will reach a point where beyond that point, if we increase the production factor, variable factor, तो हमारा production increase नहीं होगा और marginal returns जो हमें returns हमें जो increasing manner में मिलते हैं वो एक point पर आकर diminishing manner में मिलेंगे और फिर minus में भी हो जाएंगे, zero में. So this is the law of variable proportion. It explains the relationship between factor input and factor output in physical terms. Physical terms मतलब
नंबर में एक तरह से कि हमने कितना इनपुट बढ़ाया तो कितना आउटपुट बढ़ा, ये उस रिलेशनशिप को बता रहा है। एंड वो जो इनपुट का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं वो कौन से वाला इनपुट होगा, फिक्स्ड फैक्टर्स तो इसमें सेम रहते हैं। फिक्स्ड जो फैक्टर है हमारा, फिक्स्ड इनपुट जो है दोज आर रिमेनिंग कांस्टेंट। only one variable input can be changed or increased in any manner in order to increase the production। तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ये लॉ बताता है, इनपुट फैक्टर, इनपुट का फैक्टर आउटपुट का, कि कितना बढ़ने से कितना आउटपुट बढ़ रहा है, कितना इनपुट बढ़ने से। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स इनपुट। जैसे हमने उस टेबुलर फॉर्म से टेबल से हमने देखा था, टेबुलर फॉर्म में हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे। कॉम्बिनेशंस वो बता ही रहा है वो टेबल बेसिकली इंडिपेंडेंट टर्म्स में, कि 10 प्लस 1 करेंगे तो 14 रिटर्न है, 10 प्लस 4 करेंगे तो 52 है, 10 प्लस 9 करेंगे तो 42 है। सो अमंग ऑल दीज कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन हो गए। हमने कंबाइन किया फिक्स फैक्टर को और कंबाइन किया वेरिएबल फैक्टर को, तो हमें टोटल प्रोडक्ट कितना मिला, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये कितने सारे कॉम्बिनेशन आप देखिए, 10 12 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो थर्ड पॉइंट इसका यही कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, सेकंड पॉइंट, कि इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स इनपुट, कि हमें ये बताता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट या आइडियल हमारे लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स का, कि हम इनपुट करें उस कॉम्बिनेशन को और अपने हिसाब से प्रोडक्शन को हम मैक्सिमाइज करें विदाउट द वेस्टेज ऑफ द इनपुट्स। इट इज़ अ न्यू नेम फॉर द फेमस लॉ ऑफ डिमिनिशन। ये पुराना जो नाम है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सॉरी न्यू नेम इज दिस। और पहले इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशन रिटर्न्स भी कहते थे। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशन रिटर्न्स, हमारे सिलेबस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही लिखा है, बिकॉज इट इज नाउ द न्यू नेम। और न्यू नेम भी इसलिए दिया गया क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल जो इनपुट है उसको हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज करते हैं और आउटपुट निकालते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम दे दिया गया। पहले ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स मतलब पुराने इकोनॉमिस्ट्स, जो पुराने एक्सपर्ट्स होते थे वो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बुलाते थे। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, इट इज जनरली लिमिटेड। नाउ रिटर्न्स टू स्केल, हम आगे देखते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन हम ऐसे पढ़ चुके हैं, देयर आर टू स्टेजेस, दो तरह से स्टेजेस तो थ्री हैं, लेकिन देयर आर टू टाइप्स बेसिकली। शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट रन में जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है, वो शॉर्ट रन वाली चीज़ थी कि हमने शॉर्ट टाइम में, हमारे पास एक साल का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं या 2 साल का हम प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टाइम का काम है, लॉन्ग टाइम का प्रोडक्शन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर हम रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई करेंगे। रिटर्न्स टू स्केल सेम बात जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम कर रहे थे, वही सेम बात जब हम लॉन्ग रन में करने लग जाते हैं तो रिटर्न्स टू स्केल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम कैपिटल भी रेज कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है वो कि हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस मतलब वेरिएबल जो भी हमारे इनपुट्स हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ह्यूमन कैपिटल जो वेरिएबल फैक्टर हमने वहाँ लिया था, लेबर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बल्कि लॉन्ग रन में हम सब कुछ इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, हम एक न्यू ऑफिस लेना चाहते हैं, हम लैंड बाय करना चाहते हैं, मशीनरीज बाय करना चाहते हैं, कोई नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लॉन्ग रन में वो पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल समझ सकते हैं। वेरिएबल का मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं। हर साल हम नया ऑफिस नहीं बना सकते, हर साल हम नई बड़ी महंगी मशीनरीज को नहीं खरीद सकते, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहती हैं। लेकिन लॉन्ग रन में वो सारी चीज़ें भी जो फिक्स्ड हैं, जो शॉर्ट रन में पिछले लॉ में फिक्स्ड थी, उनको भी अब हम वेरिएबल समझेंगे यहाँ इस पर्टिकुलर लॉ में, जो कि रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन हमारा वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर एक होता है, और लॉन्ग रन में आप देखिए डिफरेंस पहला यही है कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। चाहे वो जो फिक्स फैक्टर्स भी हमने लिए थे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, सब हम हर चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं लॉन्ग रन। कितना लॉन्ग टाइम है, 10 साल का सपोज अगर हम लॉन्ग रन टाइम 10 साल कर लेते हैं, तो 10 ईयर्स तो बहुत बड़ा टाइम है। उसमें हम नई फैक्ट्री बना भी सकते हैं, नई फैक्ट्रीज खरीद कर भी लेके आ सकते हैं, लैंड भी परचेज कर सकते हैं, कोई मशीन भी किसी और दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करनी है वो भी कर सकते हैं, लेकर सब कुछ बिजनेस में ला सकते हैं। किस लिए कर रहे हैं हम ये सब कुछ? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए।
शॉर्ट टर्म वाले के आगे आप देखिए नेक्स्ट में यह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं, वो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होता है। तीन स्टेजेस हम शॉर्ट टर्म वाले के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, जो कि वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्शन की वैल्यू पहले तो बढ़ रही थी, जैसे कि हमने एक लेबर लगाया तो 10 का प्रोडक्शन हुआ, दो लगाया तो दोनों ने 24 का प्रोडक्शन दिया, तो वो बढ़ गई, 10 की जगह 24 हो गई, यानी कि 12 से प्रोडक्शन बढ़ी, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स था। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न हुआ कि हमें रिटर्न्स तो मिल रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ रहा था लेकिन लो रेट से बढ़ रहा था, कम रेट से बढ़ रहा था। कि पहले अगर एक लेबर बढ़ाने से हमको 12 के यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो अब वो शायद 8 की बढ़ रही है या 7 की बढ़ रही है, बट बढ़ रही है, रिटर्न्स हमको मिल रहे थे। और नेगेटिव रिटर्न्स हो जाते हैं कि एक पॉइंट पर आके डिमिनिशिंग के बाद जीरो हो जाता है, वो डिमिनिशिंग का लास्ट स्टेज जो है तरीके से वो जीरो है। और उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब है, गिव मी 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। If you see those three stages in long run production, short run में तो हमने increasing, diminishing या डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं इसको, और नेगेटिव रिटर्न हम पढ़ चुके हैं ग्राफ के तरीके से भी, और जो हमने वो टेबल के थ्रू पढ़ा था, उस टेबल के ही नंबर्स को हमने ग्राफ में भी डाला था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम रिटर्न्स टू स्केल की इसकी भी 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। उसमें इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव था, यानी कि शॉर्ट रन में नेगेटिव भी चला जाता है। हम लॉन्ग रन में इतना रिस्क लेते ही नहीं, क्योंकि सब चीज़ों में पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, फिक्स फैक्टर्स को भी हमने एक तरह से वेरिएबल में लिया हुआ है कि हम उसमें भी चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रिटर्न्स टू स्केल में होने देते हैं, और हम ये 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग। अच्छा, रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं हम शॉर्ट रन को, रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, ठीक है। और रिटर्न्स टू स्केल तो ये है ही जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वन वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में लेते हैं, कोई भी एक फैक्टर को हमने वेरिएबल लिया था, याद है आपको, हमने ह्यूमन कैपिटल को वेरिएबल लिया था कि हम हर लेबर को बढ़ा रहे हैं, एक नंबर से दो नंबर, 2 लेबर हो गई, 3 आदमी हो गया, 4 आदमी हो गया, जो भी ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे हम हर फैक्टर को वेरिएबल बना सकते हैं, more or less ये सेम चीज होगी। Now if we come to returns to scale, what does it say? It is a type of long run production function. Production function तो है, प्रोडक्शन तो हम करेंगे इसमें भी, और वो भी चेक करेंगे कि रिटर्न्स, हमारी प्रोडक्शन की जो रिटर्न्स हैं वो कैसे आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, कम आ रही हैं, किसको कितना बढ़ाने से आ रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होगी? द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट एज ऑल द फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। नाउ हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें सब कुछ चेंज कर रहे हैं। हमें एक नई मशीनरी लानी है तो वो भी चेंज कर रहे हैं, हमें वेरिएबल फैक्टर जो तरीके से लेबर था, हम वो भी चाहें तो हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग विल बी चेंज इन दी सेम प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम 2 चीज़ें लेते हैं, मशीनरीज लेते हैं और हम ह्यूमन कैपिटल लेते हैं, लेबर ले लेते हैं। तो मशीनरी एक तरीके से फिक्स वाली चीज़ होगी, बट हमारा ये लॉन्ग रन है और रिटर्न्स टू स्केल है, तो वो भी वेरिएबल है हमारे लिए, हम कर सकते हैं उसको भी चेंज। तो हम ये समझेंगे कि हमने एक मशीनरी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना है सारे फैक्टर्स। तो हम मशीनरी और ह्यूमन कैपिटल 2 फैक्टर्स अगर लेते हैं, तो 1+1 करके इंक्रीज करते हैं, 2+2 करके इंक्रीज करते हैं, 3+3 करके, मतलब अगर हम 3 मशीनरीज लगा रहे हैं तो हम 3 ह्यूमन कैपिटल, 4 लगा रहे हैं तो 4 ह्यूमन कैपिटल, दोनों को हम सेम प्रोपोर्शन में जो भी फैक्टर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट के,
उनको हम सेम मैनर में सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे सो दैट वी कैन चेंज अवर आउटपुट लेवल, प्रोडक्शन का लेवल, या जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आ रहा है प्रोडक्शन से, उसको अगर हमें बढ़ाना है प्रोडक्शन को, तो हमें दोनों जो भी हम जितने भी फैक्टर्स ले रहे हैं अपने इनपुट के, उन सबको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। अनदर डेफिनेशन सेज रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का क्या बिहेवियर रहता है, बिहेवियर इन की क्या उसका इंक्रीज होता है, कितने रिटर्न्स। हम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। समीर अभी आ रही है क्लियर? हेलो, दिस वन बेटर better now? Okay. Returns to scale relates to the behavior of the total output as all the inputs are varying. And Vijay, I'm speaking so far, so loud. Am I not? No, ma'am, slow आ रहा है। नहीं आ रही आपको आवाज अभी भी? Give me a minute, I'll just reconnect my mic. नहीं मैम, वो तो सही है, बस पीछे टक टक थोड़ी वैसे आवाज आ रही है। Okay. Returns to scale relates to the behavior of the total output. कि हमारा टोटल आउटपुट क्या रहेगा, ये दूसरी डेफिनेशन भी देखो सेम चीज़ ही बता रही है, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं लेकिन चीज़ें सेम है इसमें कि द बिहेवियर टोटल आउटपुट एज ऑल द इनपुट्स आर वेरीड, सारे इनपुट्स हम वेरी कर पा रहे हैं, इन चाहे फिक्स्ड हो या फैक्टर वेरिएबल हो, कोई भी हो इनपुट्स के, एंड इट इज़ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। दोनों में ही कर दिया, इसमें लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट को हमने इसमें लास्ट में लिख दिया है, लेकिन टर्म रिटर्न्स टू स्केल में हम उसमें ऊपर वाले डेफिनेशन में हमने लिखा है कि हम सारे इनपुट फैक्टर्स जो है उनको सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट जो है अगर वो बढ़ता है तो उसको हम रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं। इनकी थोड़ी सी और एक्सपेंडेड एक्सप्लेनेशन विल बी दैट इन द लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, रिटर्न्स टू स्केल हमें ये एजम्पशन देता है कि हम आउटपुट अपना अगर चाहते हैं प्रोडक्शन का इंक्रीज करना, तो हम अपने इनपुट के जो फैक्टर्स हैं उनको सेम प्रोपोर्शन में अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा या आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। किस मैनर में होगा वो हम स्टेजेस में पढ़ेंगे, उसके 3 स्टेजेस जो है। So law of returns to scale generally is to an increase. It refers to an increase in the output due to the increase in all the factors in the same proportion. Such an increase is called the returns to scale. ठीक है, it is very clear now. ये सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला है सिंपली कि प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम देख रहे हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन किसका फंक्शन है, एल एन थी, इसमें हमने एल को ले लिया है लेबर, सी को ले लिया है कैपिटल। अगर हम इनको मशीनरी दिखाते हैं तो हम एल सी की जगह एल एम कर देंगे, नीचे एक्सप्लेनेशन में हम डाल देंगे एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन ये फैक्टर्स, एल स्टैंड्स फॉर लेबर, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एम स्टैंड्स फॉर मशीनरी, जो भी हम कुछ भी ले रहे हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला सेज दिस, और अगर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं बाय सम यूनिट, तो बढ़ा हुआ जो होगा इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, सपोज P1 ले लिया हमने, या PA ले लिया, या PB ले लिया, कुछ भी नाम उसको दे दिया, P1 ले लिया मैंने यहाँ पे, जैसे वो फंक्शन हो जाएगा XL का और XC का। X क्यों लिया है हमने, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन हमने लिखा है, हमने लिखा है इन बोथ दी फैक्टर्स। अगर हम 2 फैक्टर्स लेते हैं लेबर और कैपिटल, या हम 2 फैक्टर्स लेते हैं लेबर और मशीनरी, कैपिटल में ही आएगा वो, मशीनरी भी कैपिटल में आ रहा है वैसे, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन फैक्टर्स 4 पढ़े थे वो ये थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो मशीनरी कैपिटल में आ गया, एनीथिंग विच इज नॉट अंडर द रेस्ट 3, अगर वो लेबर में नहीं आता, वो लैंड में नहीं आता, वो एंटरप्रेन्योर में नहीं आता, तो वो कोई भी चीज़ है वो कैपिटल में आएगी। क्यों, क्योंकि हम कैपिटल इज पैसा और पैसे से हम वो चीज़ खरीद पा रहे हैं, तो हम उसको कैपिटल में अज्यूम करते हैं कि ये कैपिटल फैक्टर हो गया। तो मशीनरी भी बेसिकली कैपिटल फैक्टर ही हो गया, ठीक है, हम उसको कैपिटल में दिखा देंगे। तो एक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, एल भी हम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, और सी विच इज कैपिटल हम उसको भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं। तो न्यू फॉर्मूला इंक्रीज प्रोडक्शन का विल बी P1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ XL और XC। जो C पहले था और जो L पहले था वो अब X से मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, इसका मतलब, ठीक है। If P1 increases the same proportion as increase in the factors of production, तो P1 divided by P is equal to X, it will be constant return to scale. अगर वो इंक्रीज करते हैं हम लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल होगा, लेस देन दैट। लेस देन मतलब जो हम जितना हमने फैक्टर्स बढ़ाए, इनपुट जितने लेवल से बढ़ाया, अगर उस लेवल से नहीं इंक्रीज हुआ हमारा आउटपुट, इनपुट तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ा, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न से हो जाएगा या कॉन्स्टेंट रिटर्न से हो जाएगा। 3 चीज़ें इसमें, कॉन्स्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न होगा या इंक्रीजिंग रिटर्न होगा।
अगर इंक्रीज जो आउटपुट में इंक्रीज है, मतलब हमें ये सिंपल 3 स्टेजेस हमारे पास दिमाग में रखिए कि इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है और डिमिनिशिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब जब हमारा इनपुट लेवल जो है वो आउटपुट लेवल इनपुट से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, जब वो कम दे रहा है तो डिमिनिशिंग है, और जब ऑलमोस्ट बराबर का दे रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न। यानी कि एक सिचुएशन बीच में आएगी ऐसी जब हमें जितना इनपुट हम लगा रहे हैं उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है। सेम इनपुट नंबर ऑफ 2, सपोज 2 यूनिट्स हमने इनपुट बढ़ाया तो 2 यूनिट्स से आउटपुट बढ़ा। इंक्रीजिंग क्या होगा, अगर मैं 2 इनपुट्स बढ़ाए और हमारा 3 इनपुट से आउटपुट इंक्रीज हुआ तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया। डिमिनिशन का मतलब हुआ कि हमने सपोज 2 इनपुट्स अपने बढ़ाए यूनिट के, या 4 यूनिट्स ऑफ इनपुट हमने बढ़ाए, या 1 यूनिट जो भी हमने इनपुट बढ़ाया है उससे कम अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। अगर हमने 2 यूनिट से इनपुट बढ़ाया और हमारा आउटपुट बढ़ा सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा तो रिटर्न तो मिला हमें ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई लेकिन कम हुई जितना हमने इनपुट लगाया था उससे, तो वो हो गया हमारा डिमिनिशन। ठीक है, 3 ही स्टेजेस हैं इसमें। इंक्रीजिंग जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है रिटर्न, डिमिनिशन मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन लोअर रेट से बढ़ रहा है जितना आउट इनपुट डाला, और कांस्टेंट मतलब मोर और लेस वो दोनों सेम है। इसी चीज़ को अगर हम उसी टेबल फॉर्म में या एक अपना छोटा सा मैथमेटिकल वो करके अगर हम उसको ग्राफ में भी दिखाएंगे, और इसको अगर हम समझ लेते हैं कि क्या इंक्रीजिंग रिटर्न है, तो अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स में हमें समझ आ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहाँ तक मिल रहा है, कांस्टेंट फिर कहाँ पे आया और डिक्रीजिंग फिर कहाँ पे आया। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इंक्रीजिंग पहले लिखें, कांस्टेंट बाद में लिखें सेकंड पे, और डिक्रीजिंग थर्ड पर जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग पहले नहीं दिखाएंगे हम, कांस्टेंट बाद में नहीं दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2 प्रोडक्शन फैक्टर्स लिए हैं इनपुट के, मशीन ले लिया और लेबर ले लिया, क्योंकि ये लॉन्ग रन है तो मशीन को भी हम समझ रहे हैं कि हम मशीन भी बढ़ा सकते हैं व्हेनेवर वी वांट। और क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में हम बना रहे थे, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था रिटर्न्स टू स्किल की डेफिनेशन में कि हम कोई भी इनपुट को चेंज कर सकते हैं लेकिन सेम प्रोपोर्शन में करेंगे। तो आप देखिए, 1 मशीनरी 1 लेबर, 2 मशीनरी 2 लेबर, 3 मशीनरी 3 लेबर्स, इस तरह से सेम प्रोपोर्शन में हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अब जो हमने 3 स्टेजेस पढ़ ली और जो हमने डेफिनेशन पढ़ ली उसके हिसाब से अब हम इस तरह से अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए इस टेबुलर फॉर्म में इस तरह से टीपी और एमटीपी को हम बढ़ाएंगे कि वो तीनों जो हमारे स्टेजेस हैं रिटर्न्स के उनको हम दिखा पाएंगे। कांस्टेंट कहाँ पे आ रहा है, देखिए टोटल प्रोडक्ट, एक मशीन थी 1 लेबर था, उसने 4 प्रोडक्ट टोटल यूनिट्स के हमारे टीपी हमको टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया। मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रहेगा, या उससे ऊपर वाली एक यूनिट अगर होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली 4 के अबव कुछ भी नहीं है अभी, तो 4 - 0 करके 4 ही आ जाएगा मार्जिनल में। नाउ 2 मशीनरीज जैसे हमने करी है, 2 का हमने वेरिएबल करा है या स्केल को हमने जैसे बढ़ाया है फैक्टर्स को, इनपुट के फैक्टर्स को हमने जैसे स्केल करा 2 पे, 1 से 2 पर आए हैं। तो देखिए 2 मशीनरीज 2 लेबर ने 10 हमको टोटल प्रोडक्ट दिया, एक ने 4 दिया था, तो इंडिविजुअली अगर एक एक करके तो 8 होना चाहिए था ना, बट 10 हुआ, दोनों ने मिलकर 10 किया। टीम वर्क से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है, ये भी हमें समझना चाहिए। एक अकेला आदमी जो प्रोड्यूस करता है और 2 आदमी अकेले अकेले कहीं कहीं रहकर प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज़्यादा 2 लोग मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। वही ये चीज़ दिखा रहा है कि देखिए 2 जैसे हमने करा है फैक्टर, मशीनरीज 2 लेबर हो गई, 2 मशीनरीज हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट 4 से 8 की जगह 10 हो गया, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ। 3 जब हमने लगाया तो 10 से 18 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब ही ये है कि हमें रिटर्न्स इंक्रीजिंग मैनर में मिल रहे हैं, यानी कि पिछली जो यूनिट हमने लगाई हुई है इनपुट की, उससे ज़्यादा जब हम इनपुट को यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट पुराने वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा यूनिट बढ़ रहा है। 1 से 4 मिला तो 2 ने हमको 6 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करके दिया, 3 ने हमको 8 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करके, 10 से 18 पर आ गए हम, 4th पे हम 18 से 28 पे आ गए, यानी कि 8 से 10 बढ़ गया हमारा। मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक इंक्रीज होता रहेगा तब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज पर हम चलते रहेंगे, वो फर्स्ट स्टेज होती है। अब देखिए 5th में जो हमने मशीनरी लगाई, 5th लेबर लगाया, ऑलमोस्ट हम सब कुछ शायद एक्सपर्ट कर चुके होंगे, हमारा रिटर्न 38 हो गया। 28 से 38 बढ़ा तो है, 10 यूनिट्स बढ़ा है, 10 ही यूनिट्स बढ़ा है, लेकिन 18 से 28 में भी 10 ही यूनिट्स बढ़ा था, और फिर नेक्स्ट एडिशनल 6th में 38 से 48 होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक लेवल पर आकर अब कांस्टेंट हो गया।
कि एक यूनिट ऑफ मशीनरी प्लस लेबर जो हमारा स्केल है इनपुट का, उसको बढ़ाने पे हमको 10 यूनिट ही बढ़ पा रहा है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा। थर्ड में हमने, फिफ्थ में भी देख लिया बढ़ा के, सिक्स में भी देख लिया बढ़ा के, तो कांस्टेंट रिटर्न हमको एटलीस्ट मिला। बट दिस इज़ नॉट, अगेन दिस इज़ नॉट अ वी कैन से लॉस वाली सिचुएशन, ये नहीं है। हमें अभी तक इस सिचुएशन में भी, जब तक हमें कांस्टेंट रिटर्न भी मिल रहे हैं, हम लॉस में नहीं है, हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इंक्रीज करने से हमें प्रोडक्शन इंक्रीज मिल ही रहा है। बट वी हैव टू सी कि हमारी कॉस्ट, मशीनरीज की तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या वो मशीनरी, हाई कॉस्ट की मशीनरी, उतना कॉस्ट इन्वेस्ट करके हम रेडी हैं इतना सिर्फ जो कांस्टेंट रिटर्न हमें मिल रहा है आउटपुट का वो लेने में? हो सकता है मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो और हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जो प्रोडक्शन मिल रहा है वही हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। मे बी 4 मशीनरीज 4 लेबर से हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, क्योंकि वो शायद हमारे लिए मैक्सिमम बेस्ट रिटर्न्स हमको दे रही है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन देयर कैन बी सम फर्म्स, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो डिसीजन क्या लेती हैं, अपनी कंपनी में वो क्या डिसीजन लेती हैं। कुछ कंपनीज अगर उनको लगता है कि वो मशीनरीज की कॉस्ट को बेयर कर लेंगी और थोड़ा कम प्रॉफिट, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न में कम प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई है यहाँ पे 38 48, उतने इस लेवल से बढ़ नहीं रही जिस लेवल से बढ़नी चाहिए थी इनपुट इंक्रीज होने से। बट फिर भी ये फर्म का डिसीजन है, अगर वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और कम लेवल से ही प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कम लेवल पे या कम मार्जिन से करना चाहते हैं, तो वो कांस्टेंट पर भी प्रोडक्शन करते हैं और उसको भी, अपना प्रोडक्शन को फिर आगे जो भी हमारा प्रोडक्ट हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट, उसको हम आगे सेल करते हैं और अपना मार्जिनल जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम कम लेवल पे भी रख के वी अर्न प्रॉफिट्स। सो इट डिपेंड्स। नाउ थर्ड स्टेज में क्या होगा कि हमने सेवन्थ लेबर जैसे ही लगाया, फिफ्थ सिक्स में हमें दिख रहा था कि एक लगाने से एडिशनल तो 10 यूनिट ही बढ़ रहा था 10 यूनिट ही सिर्फ। 38 से हम 48 पे आ रहे थे, 28 से 38 पे आ गए, 38 से 48 पे आ गए, सो इट वॉज ओनली 10। नाउ सेवन्थ में क्या हुआ, 56, 48 से 56 तो हुई है प्रोडक्शन, एक मशीन और एक लेबर को बढ़ाया हमने। अब एक लेबर की सैलरी भी ऑफकोर्स वो कुछ लेगा और एक मशीनरी की भी कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगी, तो उसको बेयर करने से हमारी जो एडिशनल यूनिट टोटल प्रोडक्ट में बढ़ी वो 48 से 56 पर आ गए हम, 8 यूनिट बढ़ी। तो क्या अब हम इस लेवल पर ठीक कर रहे हैं कि एक मशीनरी और एक लेबर को बढ़ा रहे हैं तो 8 बढ़ रही हैं? क्या हमें कांस्टेंट रिटर्न पर रहना चाहिए? क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न हमारा जब हुआ तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम था। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम जहाँ पे है, हमें, हमारे लिए वो स्टेज आइडियल होती है। लीस्ट हमारा इनपुट और मैक्स हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव रहती है कि हमें कम से कम लगाना पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको एडिशनल यूनिट ऑफ वो प्रोडक्शन मिल रहा है। तो सेवेंथ पे हमारी यूनिट तो बढ़ी है टोटल प्रोडक्ट की 48 to 56, लेकिन एक लेबर से या एक एडिशनल यूनिट से 8 ही बढ़ा। जो पहले 10 बढ़ रहा था वो कम होना शुरू हो गया। जब वो कम होना शुरू हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट द मोमेंट इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। हम इस तरह के फिगर्स भी चूज़ करें, ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्टली यही फिगर्स लिखे अपने एग्जाम में, आप कुछ और भी इमेजिनरी फिगर्स डाल सकते हैं। बट आपको स्टेजेस शो करने के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट को इस तरीके से ही दिखाना पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले आपका इंक्रीज हो टोटल प्रोडक्ट के जो आपके नंबर्स हैं उनसे, फिर एक टाइम पर कांस्टेंट रिटर्न दिखाने के लिए आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सेम हो जाए और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगे, उस सिचुएशन को हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। 56 हुआ, 56 से फिर एक और एडिशन करने से 62 हुआ, तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन आउटपुट हमारी बढ़ रही है, लेकिन उस लेवल से नहीं बढ़ रही है। तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न्स में प्रोडक्शन करनी है अपनी यूनिट की, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट जो है वो सेम रह रही है, मशीनरीज की कॉस्ट भी सेम रहेगी, लेबर की कॉस्ट भी, हमें ऐसा नहीं है कि डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है तो अब जो हमें लेबर मिल रही है वो सस्ती मिल रही है, ऐसा नहीं है, वो तो सेम ही रहेगी और रिटर्न्स हमारे कम हो गए। तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर वी विल गो इन द डिक्रीजिंग रिटर्न्स आल्सो, या प्रोडक्शन हमें पहले स्टॉप कर देनी, कांस्टेंट पे ही चलानी है। ठीक है, तीन इसकी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग हमने पढ़ चुके हैं हम। अब इन स्टेजेस को जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, तीनों स्टेजेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे एंड थ्रू ग्राफ ऑल्सो। आप प्लीज़ कोशिश करिए इकोनॉमिक्स में कर्व्स, मैंने देखे हैं कुछ लोगों ने जो थर्ड असाइनमेंट सबमिट करे हैं, आप समझिए हमारी जो थर्ड यूनिट थी डिमांड वाली, उसमें इतने सारे कर्व्स थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यू कैन हैव, अगर आप सिर्फ एक भी इलास्टिसिटी समझाते हैं इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी में आपको 5 कर्व्स देने पड़ जाएंगे बेटा। 5 टाइप्स थे, 5 कर्व्स एटलीस्ट आ रहे हैं। तो अगर आप सारी टाइप समझा रहे हैं, इनकम भी दिखा रहे हैं, उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी भी दिखा रहे हैं, तो कितने सारे कर्व्स हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप कर्व्स के थ्रू अपना जो आपका आंसर है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं सबके जैसे असाइनमेंट्स चेक कर रही हूँ, तो मैंने आपको डाला है ये आपकी मेल में ही कमेंट कि आप प्लीज़ इसको कर्व्स को यूज़ करें अपने एग्जाम्स में। असाइनमेंट्स तो मैं सबमिट कर लूँगी, बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप कर्व नहीं बनाएंगे और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कर्व के लिए श्योर नहीं है कि आप सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो, तो फिर आप नहीं बनाइएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो आप थ्योरी में लिख रहे हैं वो भी चले जाएंगे। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप जहाँ पर भी कर्व के थ्रू हम समझा रहे हैं किसी भी टॉपिक में, इकोनॉमिक्स में कर्व्स के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इस कर्व की मैं बात करूँ तो ये कर्व बेसिकली कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने वो नहीं दिखा रहे हैं हम। वी हैव टू शो इट कि वाई क्या है, एक्स क्या है, वाई पर हमने क्या लिया, आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। सो हैव टू शो समवेयर, हम 2 चीज़ों का इनपुट और आउटपुट का हम दिखा रहे हैं इसमें कॉम्बिनेशन। तो एक साइड पर हम एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखाएंगे कि हमारा आउटपुट इज इंक्रीजिंग, या एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं कि हमारा इनपुट था तो वो इंक्रीज हो रहा है। गिव मी मिनट्स, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम कॉलेज, होल्ड ऑन। ओके, सो हम इसमें मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 10 मिनट्स का जो विंडो है वो स्टार्ट हो गया हमारी मीटिंग का। गिव मी 1 मिनट एंड आई विल कम बैक। Yeah, so coming back on increasing returns to scale, which is our first stage of returns to scale, ये क्या कहती है कि if all the inputs are doubled, जैसे हमने 1 input था machinery and 1 input था labor, उसको हमने जैसे डबल किया 2 कर दिया, so if all the inputs are doubled, input को जब हमने डबल किया, output will also increase at a faster rate than double नहीं होगा हमारा output, डबल से ज़्यादा फास्टर रेट पे हमको आउटपुट मिलेगा इंक्रीज होके। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का स्टेज है, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का ये मीनिंग है कि जब हम इनपुट को डबल कर देंगे तो आउटपुट डबल तो होगा ही, डबल से ज़्यादा ही होगा, दैट इज इंक्रीजिंग। तो हमारा कर्व देखिए इसमें अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब होता है दोनों चीज़ें जो हमने एक्स पर ली हैं और वाई पर ली हैं वो इंक्रीज हो रही है। ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट हो जाएगा कर्व कांस्टेंट वाले में,
स्ट्रेट हो जाएगा कर्व कांस्टेंट वाले में। क्यों? क्योंकि उसमें सेम यूनिट से एक्स और वाई बढ़ता है। अभी इसको हमने इस कर्वी फॉर्म में लिया है। इसका ये मतलब है कि अगर आप सपोज अपना हम इसको जो वाई लेवल है, वाई लेवल से हम एक लाइन ड्रॉ करके कर्व में और एक्स पर लाते हैं, फिर दूसरी जगह पर हम कहीं पर भी वाई पॉइंट पर हम रखते हैं, एक्सिस पे पॉइंट रखते हैं और उसको लाइन को ड्रॉ करते हैं कर्व के थ्रू और उसको एक्स से मैच करते हैं, तो जो डिफरेंस होगा ना एक्स के बीच में दोनों लाइंस का और जो y के बीच में दोनों लाइंस का डिफरेंस होगा वो एक में ज़्यादा होगा और एक में कम होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि हमें एक को ज़्यादा दिखाना है कि इंक्रीज जो है वो ज़्यादा हो रहा है हमारा आउटपुट, इसीलिए हमें क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न दिखाना, इसीलिए हमें कर्व को थोड़ा इस तरह से कर्वी फॉर्म में लेकर जाना पड़ा। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी कांस्टेंट वाली, इंक्रीजिंग टर्म्स के पहले कुछ कॉजेज में भी टेक्निकल एंड मैनेजरियल इंडिविजिबिलिटीज, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन में भी जो हमने उस टाइम पर मशीनरीज तो सेम ही रहेंगी, वैसे ह्यूमन कैपिटल को अगर हमने किया है या कुछ एक स्पेशल डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हमने यूज़ किया, कुछ हम ऐसा कर रहे हैं अपनी इनपुट्स में जिसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल मिल रहा है और वो हम बाद में नहीं कर पा रहे। मे बी कुछ लेबर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो या लेबर का के पास कुछ एक स्पेशल एक्सपर्टीज़ हो, स्पेशलाइजेशन ऑफ के अपने किसी काम को करने का, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आ रही है, या डायमेंशनल रिलेशनशिप हो बिटवीन द इनपुट्स वी आर एंटरिंग और इंक्रीजिंग या यूजिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट लेवल। देखिए सेकंड में जो कांस्टेंट रिटर्न है, इसमें हमारा ओपी जो हमारा कर्व है, प्रोडक्शन का कर्व है, वो स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट होने का यही मतलब है कि ए बी बी सी के बीच में जो डिफरेंस है वो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिफरेंस है। एक हमारी क्वांटिटी इतनी है, सेकंड क्वांटिटी इतनी बड़ी, थर्ड क्वांटिटी इतनी बड़ी, यानी कि जितना हम कैपिटल और लेबर जो भी हमारा है वो इंक्रीज करें, प्रोडक्शन हमारा सेम लेवल पे बढ़ रहा है, सेम लेवल पे विद द इंक्रीज द सेम यूनिट्स इंक्रीज्ड इन द inputs, the same level of increase in the output we can see, so curve will be straight, जैसे मैंने कहा था कि constant पे straight हो जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन है ये? if all the inputs are doubled, output will also be doubled। एक बढ़ाया, एक यूनिट हमारा वहाँ बढ़ गया, दो बढ़ाया, दो यूनिट हमारा वहाँ बढ़ गया, या 3 यूनिट्स अगर हमने किया, या ट्रिपल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, जो भी हम इनपुट को कर रहे हैं, इन जितना भी यूनिट इनपुट के साथ इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट हमारा उसी सेम लेवल से इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो यू कैन से इन योर ओन टर्म्स, इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन द सिचुएशन जो भी आप बताना चाह रहे हैं। मीनिंग सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपको जो भी नोट्स यहाँ से मिल रहे हैं या आप नेट पर जो पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीज़ें आप लिखें। आपको टॉपिक समझ आ गया, क्या मीनिंग है, उसको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में बनाकर लिख सकते हैं। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर डबल्ड और व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड एट द सेम लेवल, इफ द आउटपुट इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट particular situation या stage is called the constant returns to scale stage, which is stage 2 under the returns to scale। इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, बट दी sentence should be correct, grammar should be correct, English should be correct, and the meaning which is coming out of your sentences should remain the same the way the concept is saying। वो चीज़ सेम होनी चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सारी ऐसी लिखी हुई कि एग्जैक्ट आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसका मीनिंग वही होना चाहिए जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट का मीनिंग है। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेजेस ऑल्सो इन द एग्जाम्स। रीजन क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बैलेंस्ड बाय द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक ही है एक तरीके से, जो हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट टॉपिक इसको कवर करने के बाद मैं आपको वही बताऊंगी कि क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होता है कि हम अगर बहुत स्मूथली अपने सारे इनपुट्स और आउटपुट को यूज़ कर पा रहे हैं, इकोनॉमीज हैं। डिसइकोनॉमीज हो गई, कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरनल्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम चीज़ों को नहीं स्मूथली ले पा रहे हैं। डिसइकोनॉमीज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, पहले कुछ और थी अब कुछ और है, हमें नहीं पता क्या करना है, या हमारे लेबर में ही विद इन ऑफिस कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, या कुछ मोटिवेशन फैक्टर लैक कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, या मशीनरीज उस लेवल की हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए, क्वालिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है वो डिसइकोनॉमीज इकोनॉमीज के अंडर आ जाता है। ये एक रीज़न हो सकता है इसका। आई थिंक मीटिंग विल गेट ओवर, सो वी शुड नॉट डिस्कस फर्दर। ये कॉजेज जो हैं कांस्टेंट रिटर्न के, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताती हूँ।
किसी को अभी तक में कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. We will quickly finish this topic first and we will start the next topic in the next class tomorrow. Economist and diseconomist शायद होगा, वो भी हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे. And good luck to you, all of you who are there if they have their exams in future. और अगर किसी का एग्जाम्स हैं तो